हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया था। रेप्लिकेशन में हमने क्या किया था? डीएनए से डीएनए बना लिया था। तो ये प्रोसेस थी रेप्लिकेशन की। तो रेप्लिकेशन हमने कर लिया था। रेप्लिकेशन के बाद हमें डीएनए से आरएनए बनाना है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा हम यहाँ से आरएनए बनाएंगे। अब इस आरएनए से हम बनाएंगे प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने वाली जो प्रोसेस है उसका नाम होता है ट्रांसलेशन। मतलब रेप्लिकेशन से हमने डीएनए से डीएनए बनाया, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, आरएनए से प्रोटीन बनाने के ट्रांसलेशन किया। ये पूरा पाथवे। तो उसमें सेकंड स्टेप कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोटीन बनाना क्यों है? तो सबसे पहले तो डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है उसको लास्ट तक अगर फॉलो करें तो प्रोटीन तक पहुंचेंगे। प्रोटीन से कई सारे एंजाइम्स बन सकते हैं और कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो प्रोडक्ट कई सारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि एक्चुअल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा जो भी बॉडी में काम होता है, बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस इससे परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमें समझ आया कि एक्चुअल में डीएनए की ही इंफॉर्मेशन है जो कि पूरे फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो इसमें एक पाथवे आता है ट्रांसक्रिप्शन। पाथवे में एक स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। उस स्टेप को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन में करना क्या है? डीएनए से आरएनए बनाना है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या करना है? डीएनए से आरएनए बनाना है। हमने पढ़ा था डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होता है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम तक और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब एकदम सेम नहीं होता। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। हिंदी में अगर उसको बोलें तो पूरक होता है। जैसे ए के साथ टी जुड़ता है, जी के साथ सी जुड़ता है। ये हमें याद रखना है। ए टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, और जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो इस तरह से ये दोनों ए, जैसे ए टी का पूरक है जिसको कंप्लीमेंट्री बोलता है, और जी सी का पूरक है जो कि ए आपस में कंप्लीमेंट्री है। तो ये बात हमें समझ आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, रिमेंबर कंप्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल। कंप्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता, पहली चीज। तो ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, जो डीएनए के दो स्ट्रैंड थे उसमें से किसी एक का उसमें से किसी एक का आरएनए बनेगा जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। आगे पढ़ेंगे किसका बनेगा जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, लेकिन किसी एक स्ट्रैंड का बनेगा। दोनों का क्यों नहीं बन सकता? यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें, जैसे ये ए टी जी सी एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रैंड बनाता हूँ। ए के साथ टी जुड़ता है, टी के साथ ए जुड़ता है, जी के साथ सी जुड़ता है, सी के साथ जी जुड़ता है। ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाता हूं तो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाने पे मुझे क्या दिखेगा कि इसका अगर कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाऊंगा तो ए के साथ यू जुड़ जाएगा क्योंकि आरएनए की बात है। टी के साथ, यहाँ पे टी के साथ ए आ जाएगा, जी के साथ सी, और सी के साथ जी। तो इस तरह से एक स्टैंड बना। दूसरा स्टैंड क्या होगा? टी के साथ ए के साथ यू, सी के साथ जी, और जी के साथ सी। तो इस तरह से ये दो स्ट्रैंड एमआरएनए के बन गए। मान लो ये दो स्ट्रैंड अगर एमआरएनए के बन गए तब क्या होगा? तो ये दोनों स्ट्रैंड भी आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। जैसे कि यू ए सी जी एक स्ट्रैंड, इसका कंप्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा? ए के साथ यू के साथ ए जोड़ा, ए के साथ यू जोड़ा, जी के साथ सी जोड़ा, और सी के साथ जी जोड़ा। तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कंप्लीमेंट्री हो गए। अब ये किसी काम का नहीं रहा। अब इसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी सारी इन्फॉर्मेशन वेस्ट हो गई है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी वेस्ट हो गई, तो इसको हम भी हटा देते हैं क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा होगा, ऐसा कराया जाता है कब? जब हम जीन साइलेंसिंग पढ़ेंगे तब इस चीज को पढ़ेंगे। ये हम जीन साइलेंसिंग में पढ़ते हैं। तो जीन साइलेंसिंग में हम पढ़ेंगे तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में हम इसको गलत मानेंगे। ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता। अब नॉर्मली नहीं होता तो फिर इसका क्या काम है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वुड प्रिवेंट द आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। अब ये अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो इससे प्रोटीन नहीं बन सकती, जिस वजह से द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम
फ्यूटाइल, मतलब कि ये वेस्ट हो जाएगा, ये पूरी प्रोसेस वेस्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, इसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन कौन सी यूनिट है तो वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रमोटर दिखाई दे रहा है, फिर हमें स्ट्रक्चरल जीन दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे हमें टर्मिनेटर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 3 मेंबर्स हमें दिख रहे हैं, एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेटर है। तो अब इसमें कौन कौन है, सबसे पहले तो यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व होगा, हमें यहाँ पे बनाना है आरएनए। जब आरएनए बनाना है तो एंजाइम काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है जो कि आरएनए को पॉलीमराइज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं आरएनए इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आरएनए इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो आरएनए को पॉलीमराइज करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। अब क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था वो डीएनए पे ही बनाएगा, तो कैसा हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। कैसा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, जिस वजह से ये जो प्रोसेस कहलाती है ये हेटेरोकैटालिटिक कहलाती है, हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी। क्यों है ये हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी, क्योंकि ये जो पॉलीमराइजेशन करेगी ये दूसरे पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, डीएनए पे डिपेंड है, इसीलिए हेटेरोकैटालिटिक प्रॉपर्टी, जबकि रेप्लिकेशन ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी थी। ऑल्सो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, ये हमें याद रखना, वन डायरेक्शन में कैटालाइज करता है। कोई भी पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कैटालाइज करता है। और हमें याद रखना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हम बार बार लेते हैं, ये 5 टू 3 प्राइम बनने वाले स्ट्रैंड का लेना है, पुराने स्ट्रैंड का नहीं लेना है। तो ये बनने वाले स्ट्रैंड का 5 टू 3 प्राइम है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, एक स्ट्रैंड, इसमें 2 स्ट्रैंड जैसे डीएनए के पास होता है, उसमें एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है, एक स्ट्रैंड कोडिंग होता है। जैसे ये हम डीएनए का स्ट्रैंड देख रहे हैं, इस डीएनए के स्ट्रैंड में ये प्रमोटर साइट है, ये टर्मिनेटर साइट है, ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन है जिसकी एक्चुअल में प्रोटीन बनने वाली है। इसी स्ट्रैंड की, इसी सेगमेंट की प्रोटीन बनेगी। अब इस सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक पे लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरे पे लिखा है कोडिंग स्ट्रैंड। हमें याद रखना है कि टेम्पलेट मतलब सांचा, जिसके ऊपर एक्चुअल में आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। तो हम इस पे लिख सकते हैं फॉर्म्स आरएनए। ठीक है, ये कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये कोई भी कुछ भी कोड नहीं करेगा, ये कुछ भी कोड नहीं करेगा, नो कोड फॉर आरएनए। फिर इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोला गया ये समझते हैं, इसको थोड़ा अलग से समझते हैं। जैसे यहां से मैं एक स्ट्रैंड लिखता हूँ, कोई भी रैंडम स्ट्रैंड लिखते हैं, जैसे कि ए टी जी सी टी सी ए टी ए सी जी टी, कुछ भी लिखते हैं जैसे। अब इसको, इसका कंप्लीमेंट्री हम लिखेंगे, ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी के साथ जी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, ए के साथ टी, टी के साथ ए टी, सी सी टी ए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये मैं 5 प्राइम मानता हूँ तो ये 3 प्राइम होगा। इसको पलट देता है, इसको 3 प्राइम मानता है, इसको 5 प्राइम, इसका ये ऐसे माना कि उसका भी देखते हैं अभी। ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, क्योंकि आपस में कंप्लीमेंट्री है। अब ये दोनों जो है ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है। इसको मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलता हूँ और इसको मैं कोडिंग स्ट्रैंड बोलता हूँ। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है। आप समझते हैं क्या हुआ इसमें, इसमें जब आरएनए बनेगा, जब इसमें आरएनए बनेगा तो आरएनए ए के साथ इसके, ये 3 टू 5 प्राइम दिखाई दे रहा है, ये 3 टू 5 प्राइम है, तो बनने वाला स्ट्रैंड इसके ऊपर 5 टू 3 प्राइम होगा, और यही हमें चाहिए था सबसे पहली चीज। तो अब ए के साथ यू जुड़ेगा, क्यों, टी तो जुड़ नहीं सकता। ए के साथ यू, टी के साथ ए, जी के साथ सी के साथ जी, टी ए सी जी, ए यू टी ए जी, ए यू सी टी ए। और ये बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये कौन है, एमआरएनए है।
अब अगर हम यहाँ पे मैच करें कि सिर्फ U को T की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए, जहां भी U दिख रहा है वहां पे T की जगह रिप्लेस कर दिया जाए, तो बाकी ये सारा स्टैंड क्या कोडिंग स्टैंड जैसा दिख रहा है? तो हाँ, ये कोडिंग स्टैंड जैसा ही दिख रहा है। तो हमें ये याद रखना है, सभी इसमें कोडिंग स्टैंड जैसे होंगे। तो सिर्फ टी की जगह यू हो जाएगा, बाकी ये कोडिंग स्टैंड जैसा रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि वो टेम्पलेट स्टैंड दे देगा, टेम्पलेट स्टैंड देके पूछ लेगा बताओ एमआरएनए क्या होगा। तो एमआरएनए हम सिंपल उसका कम्प्लीमेंट्री रख देंगे। एमआरएनए दे के पूछ सकता है कि बताओ उसका टेम्पलेट स्टैंड क्या होगा, तो उसका कम्प्लीमेंट्री कर देंगे। अब एमआरएनए दे के पूछ सकता है कि उस डीएनए का कोडिंग स्टैंड क्या रहा होगा, तो हम उसको ही एज इट इज लिख देंगे, बस यू की जगह पे टी कर देंगे, यू की जगह पे टी कर देंगे, और वो बन जाएगा कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड अगर दे दे तो इससे एमआरएनए निकाल सकते हैं कि कोडिंग स्टैंड में जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो, बस टी की जगह पे यू कर दो, सिर्फ टी की जगह पे यू कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। टेम्पलेट क्या है, कोडिंग क्या है, वो हमें समझ आ गया। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर वो जगह होती है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। प्रमोटर वो जगह होती है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, और टर्मिनेटर वो होती है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। तो हमें समझना है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो है वो प्रमोटर साइट है, और इसकी हमें प्रोटीन बनानी है लास्ट में। तो हमने कोडिंग स्टैंड समझ लिया, टेम्पलेट स्टैंड समझ लिया, 5 to 3 प्राइम क्या था वो समझ लिया। अब हमें ये याद रखना है कि जिस साइड में 3 प्राइम पे प्रमोटर हो, वो साइट वो साइट टेम्पलेट स्टैंड होगा। मतलब जिस स्टैंड में 3 प्राइम पे प्रमोटर हो और 5 प्राइम पे टर्मिनेटर, वो स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड होता है। और जिस 3 प्राइम पे टर्मिनेटर हो और 5 प्राइम पे प्रमोटर, वो स्टैंड कोडिंग स्टैंड रहेगा। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा स्टैंड जिसपे 3 प्राइम पे प्रमोटर है वो टेम्पलेट स्टैंड है, और 3 प्राइम पे टर्मिनेटर है तो वो कोडिंग स्टैंड है। ये हमें बिल्कुल याद ही रखना है इसमें। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, प्रमोटर क्या था, जो प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। टर्मिनेटर क्या है, जो प्रोसेस को रोक देगा। फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। फ्लैंक क्या होता है? फ्लैंक का मतलब होता है एंड। फ्लैंक का मतलब क्या होता है? एंड। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों एंड्स हैं यहाँ पे, एक स्ट्रक्चरल जीन के एंड्स बनाते हैं ये दोनों। कौन कौन? प्रमोटर और टर्मिनेटर। तो ये बात हमें समझ में आ गई यहाँ पे। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम। 5 प्राइम या 5 एंड पे प्रमोटर देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे पहले तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझता है। जनरली हम राइट साइड में पॉजिटिव चीजें देखते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चीजें देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम लेफ्ट साइड में अप स्ट्रीम है इसकी, लेफ्ट साइड में इसकी अप स्ट्रीम है, राइट साइड में डाउन स्ट्रीम है। लेफ्ट साइड में अप स्ट्रीम है और राइट साइड में डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स द 5 एंड, मतलब अप स्ट्रीम ये ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम में प्रमोटर प्रेजेंट है और डाउन स्ट्रीम में टर्मिनेटर है। द स्ट्रक्चरल जीन द रेफरेंस इज मेड विद रेस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के रेस्पेक्ट में ये मतलब देखा जाता है। आगे क्या होगा? इट इट इज ए डीएनए सीक्वेंस दैट बाइंड द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो प्रमोटर साइट है ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए एक साइट प्रोवाइड करता है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। अब क्या होगा? यहाँ पे
and it is the presence of promoter in the transcription unit that also defines the template and coding stand. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हमने समझ लिया, हमने लोकेशन देख ली टर्मिनेटर की भी कहाँ है। अब आगे समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द जीन। अब इसमें जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, तो जीन को समझते हैं पहले। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की। तो देर इज नो एम्बिग्विटी दैट जीन आर लोकेटेड ऑन डीएनए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जीन डीएनए, मतलब कि यहाँ पे जीन डीएनए पे होता है, ऐसी कोई मतलब डीएनए क्या था, डीएनए इज ए सेगमेंट। डीएनए क्या है, डीएनए एक पॉलीमर है, किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। और जीन क्या था, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए क्या सेगमेंट होगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव सम इंफॉर्मेशन। मतलब डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस में जीन को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब क्या है द सीक्वेंस, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइंड एज ए जीन। ऐसा सीक्वेंस डीएनए का जो कि आरआरएनए और टीआरएनए बना रहा है। ये जो देखो आरएनए जो होता है, अगर आरएनए के टाइप हम देखें तो आरएनए एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। तो एक बार टाइप देख लेते हैं आरएनए के। आरएनए के टाइप कौन कौन से होंगे, एक होता है जेनेटिक, जेनेटिक और जीनोमिक आरएनए। एक होता है नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक आरएनए। ये नॉन जेनेटिक आरएनए कैसा होता है वो समझना जरा। जेनेटिक आरएनए तो सिंपल सा आरएनए है, जैसे कि अगर वायरस की बात करें तो रियो वायरस में जो मिल जाएगा, टीएमवी में मिल जाएगा, क्यूबी वायरस या क्यूबी बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इसको, बैक्टीरियोफेज, यहाँ मिल जाएगा। लेकिन नॉन जेनेटिक वायरस मतलब जेनेटिक वायरस क्या थे, जो कि इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए कौन सा होगा, नॉन जेनेटिक आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आरआरएनए हो गया, आरआरएनए, टीआरएनए हो गया और एमआरएनए हो गया। ये जो है ये नॉन जेनेटिक आरएनए है, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करते, लेकिन इनके पास प्रोसेसेस को कराने की पावर होती है, मतलब कि प्रोसेस को कराने में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो हो गए नॉन जेनेटिक आरएनए। तो ये टीआरएनए और आरआरएनए क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए है। तो इनको बनाने का सीक्वेंस भी एक जीन के पास होता है, या फिर हम कहें डीएनए का वो सीक्वेंस जिसके पास टीआरएनए और आरआरएनए बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम जीन बोलेंगे। However, by defining a cistron, अगर हम सिस्ट्रोन को डिफाइन करेंगे एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, तो सिस्ट्रोन क्या है, वो जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो कि प्रोटीन बनाएगा उसको हम सिस्ट्रोन बोल देंगे। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट could be said as मोनोसिस्ट्रोनिक। मतलब तो सिस्ट्रोन एक्चुअल में है क्या, सिस्ट्रोन एक्चुअल में स्ट्रक्चरल जीन को बोला जाता है। सिस्ट्रोन कौन है, सिस्ट्रोन एक्चुअल में स्ट्रक्चरल जीन है जो कि कोई प्रोटीन बनाएगा। ये दो तरह का हो सकता है, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होगा वो समझते हैं आप। मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन से एक ही टाइप की प्रोटीन बने, एक स्ट्रक्चरल जीन से एक ही टाइप की प्रोटीन बने तो ये कहलाएगा मोनोसिस्ट्रोनिक। अगर एक जीन से या फिर हम कहें एक सिस्ट्रोन से एक ही टाइप, एक से ज्यादा टाइप की, मोर देन वन टाइप ऑफ
प्रोटीन, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो अब यहाँ पे ये पॉलीसिस्ट्रोनिक कहाँ मिलेगा और मोनोसिस्ट्रोनिक कहाँ मिलेगा? तो मोनोसिस्ट्रोनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रोनिक मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स। हम ऐसे याद रख सकते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोट से मिलेगा, P4 प्रोकैरियोट और P4 पॉलीसिस्ट्रोनिक। P4 प्रोकैरियोट्स और P4 पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो इस तरह से यहाँ पे हम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सोन्स और इंट्रोन्स की। अभी एक्सोन क्या होता है और इंट्रोन क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे एक्सोन इंट्रोन क्या है? जैसे हमें पहले तो याद रखना है एक्सोन क्या है? एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। एक्सोन क्या है? एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। जबकि इंट्रोन क्या है? इंटरप्टिव सीक्वेंस। इंट्रोन्स क्या है? इंटरप्टिव सीक्वेंस। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है, मतलब कि एक्सोन है। ऐसा सीक्वेंस जिसके पास सीक्वेंस में मतलब कि इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इंफॉर्मेशन नहीं थी तो ये इंटरप्ट करेगा प्रोसेस को, इसीलिए इसको इंट्रोन्स बोल देते हैं। तो ऐसा हमें याद रखना है कि एक्सोन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस हो गया, इंट्रोन्स इंटरप्टिव सीक्वेंस है। अब क्या होता है वो समझते हैं। जैसे जैसे कि ये एक सेगमेंट है डीएनए का। इस डीएनए के सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एक्सोन था, ये इंट्रोन, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे ये एक्सोन, ये इंट्रोन, ये एक्सोन, ये इंट्रोन, ये एक्सोन, ये इंट्रोन, ये एक्सोन। अब होगा क्या? जो ये इंट्रोन है इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन। यहाँ भी इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक्सोन एक्सोन के पास इंफॉर्मेशन है। अब अगर मैं इसकी प्रोटीन बनाऊंगा तो यहाँ तक प्रोटीन बनेगी, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेगी, फिर यहाँ तक बनेगी, फिर यहाँ नहीं बनेगी, फिर यहाँ तक बनेगी, फिर यहाँ नहीं बनेगी, फिर यहाँ तक बनेगी, फिर यहाँ नहीं बनेगी, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इससे क्या होगा कि प्रोटीन टुकड़ों में बनेगी, मतलब कि प्रोसेस खराब हो जाएगी। जो प्रोसेस होगी वो खराब हो जाएगी प्रोटीन बनाने की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन इंट्रोन्स को रिमूव करना पड़ेगा। ये इंट्रोन्स फिर हम रिमूव कर देते हैं। तो इंट्रोन्स एक्सोन्स है क्या? अब समझते हैं इसमें क्या लिखा है। In eukaryotes, the monocystronic structural gene have interruptive coding sequence. Interrupted coding sequence, ये इंट्रोन्स की बात कर रहा है। The gene in eukaryotes are split. जीन जो है यूकैरियोट में स्प्लिट जीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रोन एक्सोन की बात हो रही है, इसलिए इसको स्प्लिट जीन बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है। तो इसको हम स्प्लिट जीन जो बोलते हैं क्योंकि वो इंट्रोन एक्सोन में टूटा होता है। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस डिफाइंड एज द एक्सोन। ऐसा सीक्वेंस जो कि एक्सप्रेस हो सकता है प्रोटीन की फॉर्म में, वो एक्सोन होता है। एक्सोन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। अब ये तब एक्सप्रेस होंगे जब मैच्योर्ड और प्रोसेस्ड आरएनए होगा। वो कौन सा आरएनए होता है? मान लो इसके द्वारा मैं आरएनए बनाऊंगा जो कि HNRNA कहलाएगा, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। जब इसको प्रोसेसिंग में भेजेंगे तो इसमें से क्या करेंगे? इंट्रोन्स को रिमूव कर देंगे, सिर्फ एक्सोन 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 बच जाएंगे। ये जो आरएनए बना ये मैच्योर एमआरएनए है, और या फिर हम कहें प्रोसेस्ड एमआरएनए। तो इससे प्रोटीन बनती है फिर। तो यहाँ पे प्रोसेस्ड आरएनए क्या है वो हमने समझा। द एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रोन्स। एक्सोन इंटरप्टेड किसके द्वारा होता है? तो इंट्रोन्स के द्वारा इंटरप्टेड होता है। इंट्रोन्स क्या है? इंट्रोन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आर और प्रोसेस्ड आरएनए। अभी हमने मैच्योर्ड और प्रोसेस्ड आरएनए देखा था, तो उसमें इंट्रोन्स नहीं था, सिर्फ एक्सोन एक्सोन थे। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट दैट definition of gene in term of DNA segment।
अब यहाँ पे जो स्प्लिट जीन वाला जो कंसेप्ट था वो वापस से प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा किसमें, इस जीन की डेफिनेशन में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जीन वो सेगमेंट है डीएनए का जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे तो बिना इंफॉर्मेशन वाला सेगमेंट भी है, इसीलिए यहाँ पे ये फिर से कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene। तो इनहेरिटेंस जो है करेक्टर का वो प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस के द्वारा चेंज किया जा सकता है, या फिर हम कहें अफेक्ट किया जा सकता है। हेंस समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है वो रेगुलेटरी जीन भी की तरह से डिफाइन किए जाते हैं। इवन दो दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए प्रोटीन, ये कोई भी आरएनए प्रोटीन को कोड नहीं करते, फिर भी ये रेगुलेटरी जीन कहलाते हैं। अब कारण क्या है, जो एक्सोन इंट्रोन है इसमें, ये जो है इंट्रोन इंट्रोन क्या करता है एक्चुअल में, ये कुछ भी शो नहीं करेगा, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन ये सीक्वेंस चेंज कर सकता है। जैसे इंट्रोन्स कहीं पे ज्यादा होगा तो वहां पे नंबर ऑफ बेस पेयर एक सीक्वेंस में ही जाने हैं। मान लो ये इंट्रोन्स जो है इतना बड़ा हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए जो ये अगर यहाँ तक का पूरे में एक स्ट्रक्चरल जीन था, तो अभी उसकी जगह किसने ले ली, इंट्रोन्स ने। तो मतलब इंट्रोन्स क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है। इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करेगा लेकिन इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। मतलब कि अब मान लो ये इंट्रोन्स यहाँ पे आ जाए और ये एक्सोन यहाँ चला जाए, तो ये और सेगमेंट लेना था सिर्फ इतना ही, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो इंट्रोन्स इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते। तो ये हमें याद रखना है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence. Hence, sometimes regulatory sequences are loosely defined as the regulatory gene, even though these sequences do not code for any RNA or protein. अब क्या है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ आरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए के टाइप क्या क्या है वो समझ लेते हैं जरा हम। फिर देखते हैं। सबसे पहले हम आरआरएनए की बात करते हैं। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए कौन है ये, राइबोसोमल आरएनए है। तो अगर इसके एबंडेंस की बात करें तो ये पूरी सेल में टोटल आरएनए का 80% होता है। 80% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल, 80% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। अब और क्या होगा, ये कहाँ मिलेगा, फाउंड एंड प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। फाउंड एंड प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। ठीक है, और क्या होगा इसके साथ, मोस्ट स्टेबल आरएनए है, मोस्ट स्टेबल आरएनए है। और क्या होगा इसमें, राइबोसोम बनाने में काम आएगा। इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। सो नेम्ड एज राइबोसोमल आरएनए, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, राइबोसोमल आरएनए इसको बोल दिया जाता है। इसका काम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या कराएगा, आरआरएनए से टीआरएनए के अटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है। आरआरएनए से टीआरएनए के अटैचमेंट में और एमआरएनए के अटैचमेंट में ये इन्वॉल्व होता है। मतलब कि ये हम कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे अटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टीआरएनए। टीआरएनए, अभी जो टीआरएनए इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए।
क्यों इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं वो समझते हैं कि ये जो है, पहले तो परसेंटेज वाइज देखें तो टोटल आरएनए का 10 से 15% होता है। ये टोटल आरएनए का 10 से 15% होता है। न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। अब क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, soluble in 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, जिस कारण से इसको soluble आरएनए के नाम से भी जानते हैं। इसको soluble आरएनए के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम भी है एडेप्टर आरएनए, ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टर आरएनए। अब एडेप्टर आरएनए के बाद और क्या है, ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन में देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे अमीनो एसिड को कैरी करेगा, कैरी अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां पे हमने आरएनए समझा। अब अगर टीआरएनए को देखें तो टीआरएनए के कुछ आर्म होती हैं। क्या होती हैं वो, स्ट्रक्चर को जरा समझें। तो टीआरएनए कुछ इस प्रकार का होगा। कुछ इस प्रकार का टीआरएनए होगा। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, हमें याद रखना है हमेशा ACC, ये सीक्वेंस रहेगा। यहाँ पे 3 प्राइम होता है, यहाँ पे 5 प्राइम होता है। ये एक ही स्ट्रैंड है जो कि फोल्ड हो गया है कॉम्प्लीमेंट्रिटी के कारण। यहाँ पे ये जो लूप बने हैं 3, ये कहलाता है टी साई सी लूप, ये कहलाता है DHU लूप, DHU लूप, ये कहलाएगा एंटीकोडन लूप। अब समझते तीनों का काम। तीनों का काम क्या क्या है, तीनों का काम ये जो है यहाँ पे एंटीकोडन लूप। तो ये एंटीकोडन लूप का काम क्या है, ये एंटीकोडन लूप क्या करेगा, यहाँ पे होगा mRNA, mRNA पे कोड होगा, उस कोड का कंप्लीमेंट्री यहाँ होगा, ये एंटीकोडन लूप पे। तो अब होगा क्या, इस एंटीकोडन लूप के अकॉर्डिंग, इस एंटीकोडन लूप के अकॉर्डिंग ये DHU लूप, एंटीकोडन लूप के अकॉर्डिंग ये DHU लूप अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा, ढूंढेगा मतलब। तो होगा क्या उससे, ये जो DHU लूप है अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एंजाइम ढूंढेगा। ढूंढने से क्या होगा, देखो 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, हर एक टाइप का एक स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है। तो बताओ कितने तरह के एंजाइम हो गए, तो यहाँ पे 20 तरह के एंजाइम्स हो गए। तो सभी तरह के एंजाइम्स हो गए। अब स्पेसिफिक टाइप का एंटीकोडन पे जो सीक्वेंस है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे DHU लूप अमीनो एसाइल सिंथेज एंजाइम ढूंढेगा, और वो अमीनो एसाइल सिंथेज एंजाइम अमीनो एसिड को, स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके यहाँ पे अटैच कराएगा, जिसको हम बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, लोडिंग और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने टीआरएनए समझा। अब आगे समझते हैं इसमें और क्या क्या है। जैसे इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA और rRNA। 3 तरह के राइबोसोम्स आरएनए होता है, वो हमने समझ ही लिया।
RNA plays a structural and catalytic role during the ट्रांसलेशन के टाइम पे स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल ये आरएनए प्रो फॉलो करता है या शो करता है. There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyze the transcription of all type of RNA. In bacteria, बैक्टीरिया में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि सभी तरह के आरएनए को बना देता है. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा. अब हुआ क्या, यहाँ पे इसको समझते हैं. ये है डीएनए, ये है डीएनए. डीएनए में क्या हुआ, इसका हमें जो 5 to 3 स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, ये तो है कोडिंग स्ट्रैंड. अभी जो 3 to 5 दिखाई दे रहा है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड. इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे हमें एमआरएनए बनाना है. तो एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा. अब हमें एक चीज याद रखनी है कि आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम की तरह से काम करेगा. कॉन्जुगेटेड एंजाइम की तरह से काम करेगा, ऐसा एंजाइम जिसको एक्टिवेट करने के लिए इधर से कुछ कंपोनेंट लगेगा. तो आरएनए पॉलीमरेज था, इसको एक्टिवेट करने के लिए सिग्मा फैक्टर आया. तो सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हुआ, अटैच हुआ इससे आरएनए पॉलीमरेज. और आरएनए पॉलीमरेज जब अटैच हो गया तो इसने प्रोसेस को शुरू किया. जब ये अटैच हुआ था तो उस अटैचमेंट को बोलते हैं इनिशिएशन. जब इसने काम करना शुरू किया तो उसको बोलेंगे एलोंगेशन. और ध्यान रखना है, जैसे ही ये स्टार्ट करेगा काम करना, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा. रिलीज हो गया और ये सिर्फ अकेला ही बनाता रहेगा. जब ये टर्मिनेटर साइट आएगी तो यहाँ पे रोकने के लिए रो फैक्टर आ जाएगा और वो इससे अटैच हो जाएगा और ये डिटैच हो जाएगा. अब हुआ क्या, हमें याद रखना है कि बनाता तो यही अकेला आरएनए पॉलीमरेज ही है. स्टार्ट कराने के लिए सिग्मा और रोकने के लिए रो फैक्टर हमें याद रखना है. तो S4 सिग्मा और S4 स्टार्ट, R4 रोकना और R4 रो फैक्टर. तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं. स्टेप हमें बिल्कुल याद ही रखने. इनिशिएशन सबसे पहले स्टार्ट होगा, एलोंगेशन फिर बनना शुरू हो जाएगा, टर्मिनेशन फिर प्रोसेस रुक जाएगी. तो इस तरह से हमें ये याद रखना. नेक्स्ट क्या होगा इसमें, इट यूजेस द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट and polymerization in template dependent fashion. The rule of complementarity को फॉलो करते हुए ये चीजों को बनाएंगे. चीजों को क्या, पॉलीमराइजेशन करेंगे डीएनए आरएनए का. अब क्या होगा, यहाँ पे हमने वो देख ही लिया टर्मिनेशन कैसे होगा, तो वहां पे रो फैक्टर आके जुड़ जाता है तो टर्मिनेशन हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 3 स्टेप में ये देखा था हमने. An intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps? RNA polymerase तीनों स्टेप कैसे कर पाता है? Which are initiation, elongation and termination. RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. एक्चुअल में RNA polymerase सिर्फ elongation को catalyze कर पा रहा है. जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे कि सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करा रहा था, लो फैक्टर रोक रहा था. मतलब कि अगर ये दोनों नहीं होते तो ये, अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होता तो ये स्टार्ट नहीं कर पाता और रो फैक्टर नहीं होता तो ये रोक नहीं पाता. तो ये सिर्फ एलोंगेट कर सकता है. तो अकेला तो ये नहीं कर रहा. तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इसमें इनिशिएशन फैक्टर मतलब कि सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व है और टर्मिनेशन फैक्टर मतलब कि रो फैक्टर इन्वॉल्व है. ये हमें याद रखना है. और क्या होगा इसमें, बैक्टीरिया में कैसे हुआ वो हमने पढ़ ही लिया. अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स में कैसे होगा. तो यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है. अब एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि इन बैक्टीरिया, since the mRNA does not require any processing to become active, mRNA जो बना उसमें कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है प्रोसेसिंग की जरूरत, सबसे पहली चीज तो जो mRNA बना है उसमें उसके पास इंट्रॉन्स नहीं होते. हमें याद रखना है क्या, कि इंट्रॉन्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ यूकैरियोट में. तो अब इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए उसकी प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस करने के लिए इंट्रॉन्स इसके पास नहीं है तो इसको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी. In bacteria, since mRNA does not require any processing, become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment. और साइटोप्लाज्म ही है, यहाँ न्यूक्लियोइड था, यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहीं पे डीएनए से आरएनए बन गया, यहीं पे आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा. तो कोई अलग कंपार्टमेंट भी नहीं है. देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया.
Many time translation can begin much before the mRNA fully transcribed. Consequently, RNA transcription. अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आरएनए था, सॉरी डीएनए था, इससे आरएनए बनना शुरू हुआ। मान लो आरएनए बन के बस इतना ही बन पाया था आरएनए, ये आरएनए बन पाया, आगे तक आरएनए बन रहा है, आगे कंटिन्यू प्रोसेस चलेगी, आरएनए बनता जा रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे जो राइबोसोम है वो अटैच हो गया, और राइबोसोम अटैच होने के बाद प्रोटीन भी बनाने लगा, यहाँ से प्रोटीन भी बनाने लगा, ये प्रोटीन बन गया, ये राइबोसोम है। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं हुआ और ट्रांसलेशन शुरू हो गया। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन अभी पूरा भी नहीं हुआ और ट्रांसलेशन शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट सेम है, तो इसलिए ये चीज भी हमें इसकी याद रखनी है। और क्या याद रखना है इसमें? इन यूकैरियोट्स देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, कुछ एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज है। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे 3 आरएनए पॉलीमरेज होता है। In the nucleus, in addition to the RNA polymerase found in the organelles, there is a clear-cut division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि हर एक को अपना अपना काम मिला हुआ है, सभी अपना अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है क्या कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या क्या बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए बनाता है, आरआरएनए बनाया कौन सा? 28S टाइप का, 28S, 18S और 5.8S आरएनए। तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं इसको आरएनए पॉलीमरेज 1 ने बनाया 28S आरएनए, 18S आरएनए और 5.8S आरएनए। ठीक है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ने क्या बनाया? टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएन आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ने क्या बनाया? तो यहाँ पे टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएन आरएनए। टीआरएनए, 5S आरआरएनए और एसएनआरएनए। तो ये फाइव एस आर आर एन ए, सॉरी, टी आर एन ए, 5S आर आर एन ए और एस एन आर एन ए कौन बनाता है? आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। फर्स्ट वाला क्या बनाएगा? 28S आर एन ए, 18S और 5.8S टाइप का आर एन ए बनाता है। बचा कौन सा? सेकंड। सेकंड क्या करेगा? मेन पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि मेन आर एन ए बनाएगा। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो आर एन ए पॉलीमरेज सेकंड है वो मेन आर एन ए पॉलीमरेज है। आर एन ए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो क्या करेगा? वो mRNA को बनाता है, वो mRNA को बनाएगा। तो यहाँ पे mRNA बन जाएगा। तो ये तीनों का काम हमें स्पेशल याद रखना है, और याद रखना क्या है कि ये PYQ में आ चुका है कई बार कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाता है? 28S, 18S और 5.8S टाइप का। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है? तो टीआरएनए बनाता है, 5S आरआरएनए बनाता है और एसएनआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है? तो mRNA बनाता है। ये हमें बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये PYQ है। अब जो mRNA बनता है वो मैंने बोला था एक HNRNA। HNRNA मतलब कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है। अब ये जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है ये प्रिकर्सर है मेच्योर mRNA का। मतलब कि जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए उसके पास एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है, एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है, एक्सोन भी है, इंट्रोन भी है, इस तरह की चीजें हैं। अब मेच्योर mRNA कैसा होगा? एक्सोन 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 एक्सोन, उसमें से इंट्रॉन्स निकाल दिए गए होंगे, तो मेच्योर आरएनए होगा। तो HNRNA से ही मेच्योर mRNA बनता है, इसीलिए इसको प्रिकर्सर बोला गया है। अब क्या होगा? इस सब से बचने के लिए अब कैसे इंट्रॉन्स को हटाएंगे? तो वहां पे एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, समझते हैं। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन है? ये HNRNA की बात कर रहा है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रॉन्स।
अगर इस डायग्राम को देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, देखो ये था 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, मतलब कि ये कौन सा है, ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। क्योंकि हमें 3 to 5 चाहिए, उसी के हम 5 to 3 बना सकते हैं। तो ये टेम्पलेट हो गया। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। आरएनए पॉलीमरेज अटैच होने के बाद इसमें एमआरएनए बनाना शुरू किया। एमआरएनए जब इसने बनाया तो ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है, ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है, ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है, ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है। तो इस तरह से बन गया ये एक्सोन इंट्रोन के साथ। अब क्या करेंगे, इसमें से इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। जैसे इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो उससे पहले यहाँ पे कैपिंग की जाती है और टेलिंग की जाती है। कैपिंग में क्या करेंगे, ये जो जीबीपी दिख रहा है, ये जीबीपी है क्या एक्चुअल में, 7 और लिख देना था पे। तो अगर इसकी फुल फॉर्म पूरी की बता देखना चाहें तो ये क्या है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो क्या है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीपीपीपी इसको बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं, ये प्रोसेस जो 5 प्राइम पे की गई है इसको बोलते हैं केपिंग। यहाँ पे जो 3 प्राइम है यहाँ पे पॉली एडेनाइलेशन करते हैं, इसको बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन। पॉली एडेनाइलेशन में क्या होगा, यहाँ पे 200 से 300 यूनिट 200 से 300 यूनिट एडेनोसिन की जोड़ दी जाती हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्पलेट विदाउट टेम्पलेट रिक्वायरमेंट। तो इसमें टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसको पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं। ये इसको टेलिंग बोलते हैं, प्रोसेस कहलाती है टेलिंग। तो यहाँ पे टेलिंग क्यों गई थी, टेलिंग इसलिए की गई थी क्योंकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी थी। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे कैपिंग की गई और यहाँ पे टेलिंग कर दी गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लो ये एक लूप था, ये एक सेगमेंट था, और ये सेगमेंट को अगर मैं, ये ए है ये बी है, इस पॉइंट के एग्जाम्पल के लिए ए और बी बोलता हूँ, और इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि ए को बी के साथ मिला देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब इसके पास आएगा तो ये जो सेगमेंट है बीच का, ये इस तरह से कुछ लूप बन के आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ बी आ गया, तो ये लूप बन के बाहर आ गया, और इस लूप को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि यहाँ से इसको जोड़ा गया, ये जिसके पास लेकर आए, तो ये लूप बन के बाहर आ गया, और लूप बन के जैसे ही बाहर आया तो इसको हटा दिया गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग के द्वारा हमने क्या किया, सारे इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए। ये था HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और ये जो है ये है मैच्योर एमआरएनए, ये है मैच्योर एमआरएनए। तो यहाँ से मैच्योर एमआरएनए बन गया। अब थ्योरी में क्या लिखा है वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो गई, स्प्लाइसिंग के बाद कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई। अब क्या क्या चीजें जोड़ी थी वो सब हमने देख लिया। इसके बाद क्या होगा फिर, एडिनाइलेट रेसिड्यू कितने 200 से 300 यूनिट हमने जोड़ दिए थे। नाउ इज कॉल्ड एमआरएनए, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया जाएगा फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए। The significance of such complexities is now beginning to understood। यहाँ पे समझ में आएगा कैसे। Split gene arrangement represents the probably an ancient feature of the genome। जीनोम का एंशियंट फीचर ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों रिप्रेजेंट कर पा रहा है, The presence of introns is resemblance of antiquity। अब इस बात से क्या बात कह रहा है ये, एंड प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड इन रिसेंट टाइम। The understanding of RNA and RNA-dependent processes in living system have assumed more importance। अब सिंपल सी बात है, एक्चुअल में ये हुआ क्या, ये क्या कहा इसने, एंशियंट फीचर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है ये एंशियंट फीचर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है कि हम जानते हैं आर के बैक्टीरिया,
तो हमें याद रखना है कि इंट्रोन एक्सोन वाला जो कंसेप्ट था वो आर्के बैक्टीरिया के पास था। यहाँ से दो डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ था, एक से बने बैक्टीरिया और एक से बने यूकैरिया। तो बैक्टीरिया में तो ये इंट्रॉन्स हट गए, लेकिन यूकैरियोट्स में ये इंट्रॉन्स बरकरार रहे। तो इसीलिए ये बोलता है रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, मतलब कि ये पुरानी धरोहर को बचा के रखता है। रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी मतलब इसको अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो पुरानी धरोहर के बारे में बताएगा। मतलब कि ये पुरानी धरोहर कैसे, कि ये जो आर के बैक्टीरिया थे, उस आर के बैक्टीरिया के पास ये एक्सोन इंट्रोन दोनों थे, लेकिन यहाँ से दो डायरेक्शन में एवोल्यूशन हुआ, बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो बैक्टीरिया में तो इंट्रॉन हट गए लेकिन यूकैरिया में रहे, इसीलिए इसको बोला गया रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। यहाँ पे हमने जो ट्रांसक्रिप्शन था वो हमने पढ़ा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक कोड पढ़ेंगे।